सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं। बीए क्लास, यहाँ पे क्लास बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है, भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट इसका फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है टॉपोग्राफी या फिर इस्तिलाहगर्तियां। इस्तिलाहगर्तियां टॉपिक है। इस्तिलाहगर्तियों में प्रश्न बन के आता है। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस्तिलाहगर्तियों में हमेशा मुख्य रूप से इस्तिलाहगर्तियों के क्वेश्चन जरूर आता है, यानी फिजिकल में इस्तिलाहगर्तियों से संबंधित जरूर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता है। अब नदी के इसमें क्वेश्चन बन के आया है कि नदी के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक अपरदन के द्वारा जो इस्तिलाहगर्तियां बनी है और जो निक्षेप यानी जो पदार्थ जमा करती है नदियां, उस निक्षेप से जो इस्तिलाहगर्तियां बनी है उनके कार्यों का वर्णन करना है। यानी नदी के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले देखते हैं कि नदी किसे कहेंगे। नदी किसी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में, नदी की परिभाषा सुन लीजिए। नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलराशि होती है जिसमें जलधारा के साथ चट्टान चूर्ण भी बहते हुए चलते हैं। उसे नदी या सरिता कहते हैं। तथा जब बाह्य जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से गिरते ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित होता है, उसे नदी या सरिता कहते हैं। अतः नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलराशि होती है। यह नदियां अनेक प्रकार की होती है। स्थायी नदी, अस्थायी नदी, आंतरिक नदी तथा अल्पकालिक नदी। नदियों के 3 मुख्य रूप से कार्य है इनके। पहला कार्य है अपरदन। इनके कार्यों की बात करें, अपरदन है। दूसरा परिवहन का कार्य है और तीसरा है वो निक्षेप का कार्य है। यानी नदियों के 3 तरह के कार्य होते हैं, अपरदन, परिवहन, निक्षेप। अब बात करते हैं, नदी किसी पर्वतीय भाग से निकलकर धरातल पर बहती हुई समुद्र या किसी दूसरी नदी में मिल जाती है या किसी धरातलीय भाग में जाकर समाप्त हो जाती है। नदी में बहता हुआ जल गाठी के पार्श्व भाग यानी अगल बगल, पार्श्व भाग, ये दोनों पार्श्व भाग हो गए। अगल बगल पार्श्व भागों में वह तली को खरोचता हुआ, वह ये हो गई इसकी तली को खरोचता हुआ, वह उदेता हुआ शेल सामग्री को अलग कर अपने साथ प्रवाहित कर अन्य जगह पर निक्षेपित करता है। इसे नदी की जो देखो, इसके द्वारा जो पार्श्व भाग हो नदी की जो खुरेता हुआ ले जाता है, इससे निम्न प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक इस्तिलाहगर्तियों का निर्माण होता है। वो कौन कौन सी है देखो। अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो है, पहले बात करते हैं नदी की अपरदनात्मक। अपरदनात्मक इस्तिलाहगर्तियां अपरदनात्मक इस्तिलाहगर्तियां, इसमें फर्स्ट है वो है वी आकार की गाठी। नंबर 5 इस्तिलाहगर्ती है वो है वी आकार की गाठी। वी आकार की गाठी, वी आकार की गाठी सर्वप्रथम नदी तल को काट कर उसे गहरा करती है। सर्वप्रथम नदी क्या है, अपने तल को काट कर क्या करेगी, गहरा कर दी जाती है। यानी ये नदी तल है, इसको क्या करेगी, गहरा करती है। सर्वप्रथम यही कार्य करती है, जिस कारण नदी गाठी की गहराई बढ़ती जाती है और साथ ही क्षैतिज अपरदन से गाठियां चौड़ी हो जाती है। चट्टानें कठोर होती है और नदी का बहाव तीव्र होता है। इससे उसकी गाठी गहरी, सकरी, खड्डे किनारे होते हैं। उसकी आकृति अंग्रेजी में वी अक्षर जैसी प्रतीत होने लगती है और उस गाठी को वी आकार की गाठी कहते हैं।
देखो ये घाटी किस प्रकार से होती है, इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं, इसको साथ में आप उतार भी लीजिए। इस प्रकार की जो नदी से बनने वाली ये कठोर तरह की चट्टान होती है और नदी है वो इस तली को गहरा करके साइडों में से पार्श्व सतह को काटती हुई और ये वी आकार की घाटी बनाती है। यह है चट्टान, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ठीक है, आप इसको बना लीजिए। अब वी आकार की घाटी है वो दो प्रकार की होती है। वी आकार की घाटी इसको बना लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं साथ में। ये दो प्रकार की होती है, इसमें फर्स्ट है वो आता है गॉर्ज, नंबर फर्स्ट होता है गॉर्ज। गॉर्ज वी आकार की घाटी का ही रूप होता है। सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं, यानी बहुत सकरी और गहरी घाटी होती है उसे गॉर्ज कहते हैं। घाट की चौड़ाई अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। जो घाट है उसकी चौड़ाई अधिक मिलेगी और आपको चौड़ाई अपेक्षा गहराई बहुत ज्यादा मिलती है। इस बात को है जो हम गॉर्ज कहते हैं। ये गॉर्ज हो गया। ये चट्टान हो गई। देखो यहां पे इसकी जो गहराई है वो वी आकार की घाटी से ज्यादा होगी। बस ये अभी अपने जो उत्तराखंड वाली जो नदियां हैं वो इस ऐसी गॉर्जों का निर्माण करती है, जैसे सिंधु नदी वगैरह। जैसे नर्मदा नदी का बेड़ाघाट संगमरमरी गॉर्ज है। सिंधु का गॉर्ज 1700 मीटर। सिंधु जो नदी है उसका है वो है 1700 मीटर गहरा, जो 1700 फीट 1700 फीट है वो गहरा है। अब ब्रह्मपुत्र का जो गॉर्ज है, दियांग गॉर्ज है, वो ब्रह्मपुत्र नदी का है। अब बात करते हैं कैनियन। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने बना लिया होगा। इसका दूसरा जो भाग है वो है कैनियन। कैनियन है गॉर्ज से विस्तृत रूप को कैनियन या कंदरा कहते हैं। जब कठोर या संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढाल वाली बनाती है तो कैनियन का निर्माण हो जाता है। देखो यूएसए में एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी का कैनियन सबसे प्रसिद्ध है। इस कैनियन की गहराई 2088 मीटर है तथा लंबाई 482 किलोमीटर है। कैनियन को ऊपर से देखने पर इसे घाटी में बहने वाली नदी एक पतली सफेद रेखा के समान दिखाई देती है। देखो इस प्रकार से जो बनने वाला है गॉर्ज, यानी ये गॉर्ज का एक विस्तृत रूप है। तो ये हो गया कैनियन, ये हो गई चट्टान। इसमें बहने वाली नदी यहां तक बहती है तो बहुत ही लंबा गहरी घाटी हो जाती है, यानी इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। तो ये सफेद चादर की समान दिखाई देती है। ये तो हो गए वी आकार की घाटी और गॉर्ज और कैनियन, तीन हो गए थे। अब बात करते हैं हम, अगला है वो है दूसरा जलप्रपात।
वाटरफॉल, जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल की ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की तरफ गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी जब नदी है, मान लो इस जगह जिस प्रकार से कठोर कोई भी चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, मान लो अगर ये कठोर चट्टान है, इसमें से और इसका ढाल है वो बिल्कुल खड़ा है, तो इस पे पहले डायग्राम बना लो। यहां से कोई नदी प्रभावित होती है, इस प्रकार से ये इधर चट्टानी भाग है, ये जलप्रपात कहलाएगा। यानी नदी का जल मुलायम चट्टान को काट देता है, लेकिन कठोर प्रतिरोधी चट्टान है उसको नहीं काट पाता है, तो ये चट्टान से यहां से एकदम गिरता है तो यहां पे बिल्कुल वाटरफॉल तेजी से गिरता है, जल ऊपर की ओर नीचे से गिरने लगता है। जैसे यूएसए की पूर्वी भाग में हडसन नदी अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी किनारे पर जलप्रपातों की सीधी रेखा, इसे जलप्रपात रेखा के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिका में न्याग्रा नदी पर बना न्याग्रा जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है। भारत में नर्मदा नदी जलप्रपात मुख्य है। राजस्थान में चंबल नदी का चूलिया जलप्रपात मुख्य है। तो ये अलग अलग जलप्रपात आप देख सकते हो, क्षेत्रीय सर्वेक्षण में भी देख सकते हो। अब है चित्रिका, 3 नंबर देखो मैं मिटा रहा हूं, आप बना लिए होंगे इसको। अगला है वो चित्रिका, जिसको रैपिड्स को बोलते हैं, रैपिड्स। चित्रिकाएं नदी मार्ग के वे भाग है जहां ऊपर उठी कठोर छेलों के कारण नदी उछलती हुई बहती है। यानी नदी बिल्कुल से उछलती हुई बहती है, यूं होके और यूं बहती है नदी, उन्हें चित्रिकाएं कहते हैं। चित्रिका की ऊंचाई जलप्रपात की तुलना में कम होती है और ढाल सामान्य होता है। इस प्रकार चित्रिका को जलप्रपात का छोटा रूप या सामान्य रूप कह सकते हैं। जिस प्रकार से चट्टान है, कोई भी चट्टान है, ये इस प्रकार से चित्रिकाओं का निर्माण करती हुई बहती है। ये हो गई इसकी कठोर चट्टान। और यहां से कोई भी नदी बह रही है, तो ये क्या कहलाती है? ये चित्रिकाएं कहलाती है। उदाहरण दिया होगा आपने, इस प्रकार चित्रिका में जलप्रपात का छोटा रूप मान सकते हैं इसको जलगर्तिका। मैं अगला लेता हूं जलगर्तिका। फोर्थ है वो है जलगर्तिका। जलगर्तिका जिसको पोर्ट होल भी बोलते हैं, पोर्ट होल्स भी बोलते हैं या जलगर्तिका कहते हैं। नदी तल में पड़ने वाले गड्ढों को जलगर्तिका कहते हैं। नदी तल पर नदी से बहाव के क्षेत्र में जो गड्ढे पड़ जाते हैं उन्हें जलगर्तिका कहते हैं। नदियों में कठोर चट्टानों के बड़े बड़े शिलाखंड, कंकड़ पत्थर, बजरी
के तीव्र बहाव से नदी तल में बार बार टकराव के साथ गड्ढे डाल देती है। यानी नदी में जो बहाव से आते हैं, मोटे पत्थर आते हैं, छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं, उनसे नदी तल में बेस लेवल पर गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों में जलगर्तिका कहा जाता है। जिस प्रकार से ये कोई नदी है और ये चट्टान है उससे, अब इसके द्वारा यहाँ पे गड्ढा बन गया हमारे, इसके बाद यहाँ पे भी गड्ढा बन गया, ये गड्ढे। इन गड्ढों को क्या कहेंगे? ये नदी कोई मान लो प्रभावित हो रही है इधर से और अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेते आती है। नदी है तो नदी के द्वारा क्या है? गड्ढों का निर्माण कर रही है, कंकड़ पत्थर अपने परिवहन के साथ में ला रही है, कंकड़ पत्थर या शिला अपने साथ लाती है। तो ये जो गड्ढे बनाती है, इन गड्ढों को क्या कहा जाता है? जलगर्तिका। जलगर्तिका कहा जाता है। अब बात करते हैं नदी विसर्ग। अगला है, आप बना लीजिए डायग्राम साथ के साथ। नदी विसर्ग। नदी विसर्ग प्रौढ़ावस्था में नदी मैदान में बहती हुई, प्रौढ़ावस्था में नदी मैदान में बहती हुई क्षैतिज अपरदन अधिक करती है। क्षैतिज अपरदन ये वाला, लंबवत अपरदन ये हो गया, यानी क्षैतिज अपरदन सीधा और लंबवत अपरदन यूं। तो ये क्या करती है? नदी क्षैतिज अपरदन कर रही है। तो प्रौढ़ावस्था में नदी मैदान में बहती हुई क्षैतिज अपरदन अधिक तेजी से करती है, जिससे घाटी चौड़ी होती जाती है। नदी मार्ग में कहीं ऊंचे भाग तथा कहीं कठोर चट्टान आ जाती है, अतः नदी मुड़कर बहती है। नदी मार्ग में अनेक तरह के मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें नदी विसर्ग कहा जाता है। इस नदी विसर्ग के दो प्रकार होते हैं, अवतरण ढाल और उत्तल ढाल। देखो, कोई नदी इस रास्ते से बह रही है माना है, अब इसमें यहाँ पे कठोर चट्टान आ गई है, तो नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है। नदी अपना रास्ता चेंज कर देती है, इसे क्या कह देते हैं? नदी विसर्ग। यहाँ पे क्या हो जाती है? कठोर चट्टान। इसके अलावा इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोई नदी अपने रास्ते में यूं, जिसे मिंडियाल गिरवा भी बोलते हैं। एशिया माइनर की मिंडियाल नदी इस तरह के बड़े बड़े मोड़ों में प्रभावित होती है। ये दो प्रकार से होते हैं, नदी ढाल, उत्तल और अवतल। अब देखो अवनमन कुंड। अगला है अवनमन कुंड। जलगर्तिका के बड़े रूप को ही, जो जलगर्तिका होती है उसी के बड़े रूप को अवनमन कुंड कहते हैं। जब कठोर सेल के बड़े बड़े टुकड़े कोमल सेल की परत पर जल प्रवाह के साथ साथ तेजी से गिरते हैं, तो गहरे और बड़े आकार के गर्त का निर्माण कर देते हैं। इन्हें अवनमन कुंड कहा जाता है। जलप्रपात के गिरने के स्थान पर इनका निर्माण अधिक होता है। जिस प्रकार से मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान है जो तीव्र गति से, तो यहाँ पे जल अवनमन कुंड का निर्माण होता है। जहाँ पे कोई नदी है अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है, इस बड़े बड़े कंकड़ पत्थर
कारण इस जल तो ये क्या हो जाता है, ये अवनमन कुंड। अवनमन कुंड का निर्माण हो जाता है, ये है चट्टान। और यहां से कोई नदी प्रभावित हो रही है। अब है संरचनात्मक सोपान। देखो संरचनात्मक सोपान संरचनात्मक सोपान नदी के मार्ग में क्रमशः कठोर तथा मुलायम चट्टानों की क्षैतिज रूप में संरचना पाई जाती है, वहीं पर संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। नदी जल धारा द्वारा मुलायम चट्टानों का अपरदन शीघ्रता से हो जाता है, जबकि कठोर परत अपरिवर्तित रहती है। ऐसी दशा में नदी घाटी के तल में दोनों तरफ सोपानाकार सीढ़ियां बन जाती है, इन्हें संरचनात्मक सोपान कहते हैं। जिस प्रकार से मान लो एक तह है और उसमें दोनों प्रकार की यानी कठोर चट्टान भी है तथा कोमल चट्टानों भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से सोपानी संरचनात्मक, ये जो ढाल वाली है ये सोपानी संरचना बन जाती है। यह क्या है, चट्टान, ये कठोर है और ये कोमल चट्टान है। इसे नदी वेदिका भी कहा जाता है। नदी वेदिका इसी प्रकार से बनती है कि ये ढाल हो गया फिर अगला ढाल हो गया, इस प्रकार से इसे नदी वेदिका भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं तो वह संप्राय मैदान। संप्राय मैदान या इसे पेनी प्लेन जो डेविस ने दिया था। संप्राय मैदान पेनी प्लेन का निर्माण उस समय होता है जब नदी के अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं और संपूर्ण स्थल खंड समतल हो जाता है। इसे जो कठोर चट्टानें होती है वो बच जाती है तथा टीलों के रूप में उठी हुई रह जाती है, इसे मोनोडोनोम कहते हैं। जिस प्रकार से ये धरातल है तथा इस पे विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होकर उत्थान वापस हो जाता है, तो इस जगह पे जो अनेक जो कठोर चट्टान पाई जाती है इन्हें मोनोडोनोम। ये नदी के द्वारा
निक्षेपात्मक है। दूसरा है वो है नदी के निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, निक्षेपात्मक यानी निक्षेप के द्वारा जमा हुई स्थलाकृतियां। नदी का अपरदन कार्य विनाशी होता है, इसके विपरीत निक्षेपण कार्य में तरह तरह के मलबा को विभिन्न रूपों में जमा करके विचित्र स्थल रूपों की रचना करती है। निक्षेपात्मक स्थल रूप मानव के लिए आर्थिक महत्व वाले होते हैं, जैसे डेल्टा, बाढ़ के समय बिछाई गई जलोढ़ मिट्टियां। कृषि के लिए यानी जो निक्षेप के द्वारा है ये मुख्य भी यानी अच्छे भी होते हैं या मानव के लिए वाला। निक्षेपात्मक स्थल रूप मानव के लिए आर्थिक महत्व वाले होते हैं। अब है निक्षेप के कारण देखो, नदी के वेग में कमी, नदी के जलमार्ग में ढाल की कमी, नदी के मार्ग में अवरोध, नदी के जल में आयतन में कमी, नदी में बोझ अवसाद की बार में वृद्धि, इन सभी के कारण है वो देखो। पहला है जलोढ़ पंख, नंबर 1 है इसमें जलोढ़ पंख। नदी की तरुण अवस्था, अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के शुरू में जलोढ़ पंख का निर्माण नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के शुरू में होता है। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इसी कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार के पास जमा हो जाते हैं। इन पर्वतीय ढाल के आधार के पास अर्धचंद्रावर्त वर्गाकार रूप से निक्षेप पदार्थ को जलोढ़ पंख कहा जाता है। इनमें बड़े कणों को निक्षेप ढाल के पास और बारीक कणों को निक्षेप पंख के किनारे वाले भागों पर जमा कर दी जाती है। इन जलोढ़ पंखों में पार्श्विकता विस्तार होने से एक अधिक पंख मिल जाते हैं तथा इन पंखों के मिलन से एक विस्तृत निक्षेप के मैदान का सृजन होता है, जिसे गिरिपथीय जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। जहां पर नदियां ऊंचे ढाल से अचानक कम ढाल आने के कारण विशाल पंखों का निर्माण करती है, इसे भाबर पहाड़ी पे कहते हैं, जैसे चंडीगढ़ में धून जलोढ़ पंख और देहरादून जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंखों का महत्व गिरिपथीय। अब इसमें बात करते हैं हम, जिस प्रकार से कोई नदी है ये बड़े बड़े कण यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, इसके बाद छोटे कण में तो ये एक संरचना का निर्माण हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। चट्टान जलोढ़ पंखों का आर्थिक महत्व देखो। गिरिपथीय जलोढ़ मैदान जब बहुत अधिक विस्तृत तथा संगठित हो जाते हैं तो उनकी परिधि के समीप मानव आवास बन जाते हैं, जैसे रोन नदी की ऊपरी घाटी में कई नगर बस गए हैं। दूसरा है पंख की परिधि के पास जलोढ़ पचारी मिट्टी का विस्तार हो जाता है, जो कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। अर्ध शुष्क प्रदेशों में जलोढ़ पंख खेती के लिए उत्तम माने जाते हैं, यानी कृषि कार्य के लिए भी उत्तम माने जाते हैं। अब है जलोढ़ शंकु देखो।
जलोढ़ शंकु। जब नदियां पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है तो उसकी गति मंद पड़ने लगती है और उसके परिवहन क्षमता भी क्षीण होने लगती है, यानी कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मोटी बजरी, बालू, शिलाखंड आदि शंकु के आकार के टीलों के रूप में एकत्रित हो जाती है। इन्हें जलोढ़ शंकु कहते हैं। उदाहरण यूरोसे में ग्रेट बेसिन में ऐसे बड़े बड़े शंकु दिखने लगते हैं। भारत के हिमालय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के शंकु होते हैं, यानी नदी किसी बहती हुई, किसी चट्टान के रूप में बहती हुई यहाँ पे शंकु नुमा बना लेती है आकर। तो ये जलोढ़ शंकु कहते हैं। अगला है प्राकृतिक तटबंध। तटबंध या प्राकृतिक तटबंध। तटबंध या प्राकृतिक तटबंध नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे बांधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले घटक के पास समान होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। तटबंध का निर्माण नदी द्वारा मलबा के निक्षेप के कारण होता है तथा इनकी उत्पत्ति नदी के घाटी के दोनों किनारों पर होती है। जब नदी में बाढ़ के समय जल फैलकर दूर बहने लगता है तो नदी के वेग में कमी के कारण निक्षेप होने लगता है। इन बांधों का निर्माण इन बंधों का निर्माण नदी के किनारे सारे होता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 10 मीटर तक होती है। इन तटबंधों के टूट जाने पर प्राय भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसी कारण होंगो के चीन का शोक, होंगो नदी चीन का शोक कहलाती है। 1852 तथा 1838 में बाढ़ आसार से जनहानि हुई थी बहुत ज्यादा चीन के अंदर। जिस प्रकार से ये कोई क्षेत्र है उसमें मान लो कोई नदी जा रही है और इस प्रकार से वो नदी गुजर रही है। अब यहाँ पे क्या करती है, प्राकृतिक जो तटबंध है उसका निर्माण करती है। तो ये दोनों तरफ ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक तटबंध। और ये क्या कहलाएगा, ये बाढ़ मैदान। अगर मान लो बहुसे में ये प्राकृतिक तटबंध टूटता है यहाँ से, अगर यहाँ से टूटता है तो नदी का पानी इधर और इधर बहेगा और ये बाढ़ का मैदान कहलाएगा। अब है अगला बाढ़ग्रस्त मैदान। देखो बाढ़ग्रस्त मैदान अगली इस्तेलाह करती है, वर्षा की अधिकता से नदी के बहाव में समीपवर्ती क्षेत्र में मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण में बाढ़ का मैदान निर्माण होता है। ऐसे निक्षेप को बार बार होने से नवीन मिट्टी के जो अवशेष है वो निक्षेप है वो जमा होने, यानी नवीन मृदा के उपजाऊ मैदान बन जाते हैं, जिन्हें बाढ़ग्रस्त मैदान कहा जाता है। गंगा नदी से होंगो, सिंधु, नील, मिसिसिपी आदि नदियों द्वारा ऐसे यानी नदी के द्वारा बाढ़ के मैदान का निर्माण भी किया जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं। जिस प्रकार से देखो बताता हूं बाढ़ग्रस्त मैदान का डायग्राम।
ये हो गया बाढ़ग्रस्त मैदान, इधर और इस साइड यानी दोनों साइड। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं जिन्हें भारत में खादर व भाबर के नाम से जाना जाता है। खादर और बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम में बागर, भारत के पूर्व में खादर। अब है गोपुर झील। गोपुर झील यानी गोपर पंजे के समान। गोपुर झील, ऐस्टाइन झील भी कहते हैं इसे। ऐस्टाइन झील भी कहते हैं गोपुर झील को। गोपुर झील का निर्माण नदी विसर्पण द्वारा ही होता है। जब विसर्पण का नदी में पूर्णतः संबंध टूट जाता है तो यही विसर्पण गोपुर झील में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे नदी में विसर्पण बड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे विसर्पण की गिरवा में स्कंद पास पास आते हैं। उसके बाद नदी विसर्पण में की सकड़ी गिरवा को काटकर अलग कर देती है और नदी अपनी जलधारा का दूसरा सीधा रास्ता बना लेती है। अब देखो कोई नदी है, मान लो इस प्रकार से गुजर रही है, और कालांतर में क्या करती है, यहां पे क्या है, कोई चट्टान है, इस चट्टान को काटकर और यहां से सीधा रास्ता बना लेती है। कालांतर में ये नदी किस प्रकार से हो जाएगी, ये इस प्रकार से नदी हो जाएगी कालांतर, यानी कुछ समय बाद ये हो जाएगी और ये क्षेत्र कट के और इस प्रकार से रह जाएगा। ये नदी का जो क्षेत्र था और ये जो जली हुई है, जो कटी हुई है गिरवा है, ये गोपुर झील कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, गोपुर झील कहलाएगी। यानी अपरदन के कारण यहां से क्रिया करके अपरदन से बिल्कुल इसको तोड़ के और बिल्कुल सीधा रास्ता बना ले। ये हो गया गोपुर झील। अगला देखो, ये है डेल्टा। डेल्टा का निशान ये से होता है। हेरोडोटस ने नील नदी के संदर्भ में सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया था। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह के अवरोध व वेग में कमी के कारण नदी में मलबा या निक्षेप होने लगता है। मलबा का निक्षेप हो जिसमें एक त्रिभुजाकार स्थलरूप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा को ग्रीक अक्षर डेल्टा द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर निक्षेपात्मक स्थलरूप के हेरोडोटस द्वारा किया गया था। डेल्टा कई प्रकार के हो सकते हैं। डेल्टा बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे कह सकते हैं, जिसे चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा हो गया। यह चापाकार डेल्टा राइन नदी और नील नदी द्वारा। पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार हुंडी डेल्टा, ज्वार नदीमुख डेल्टा। तो ये अलग अलग प्रकार के डेल्टा है। ये नदियों की स्थलाकृतियों के बिल्कुल क्षेत्र से बनते हैं। यानी नदी जब भी पर्वतीय मार्ग से या किसी से मार्ग से समुद्री क्षेत्र में जाती है तो वहां से समुद्र में पहले जाने से पहले वो अपने मार्ग के साथ में क्या लाती है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे त्रिकिकाओं में घूमती है। समुद्र में गिरने से पहले और इस प्रकार डेल्टे का निर्माण करते हैं। तो डेल्टा भी अलग अलग प्रकार का होता है, जो नदियां अलग अलग अपने क्षेत्र के द्वारा बनाती रहती है, यानी समय गुना। तो ये था मुख्य रूप से जो नदी के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो कार्य थे वो मुख्य रूप से ये थे। इसके आप जो लिखित भाषा है वो लिखोगे तथा साथ में चित्र भी बनाओगे, तभी आपके जो परीक्षा में है वो अच्छे नंबर आ पाएंगे, अन्यथा है वो नंबर नहीं आएंगे। तो इसमें जिसमें जो डायग्राम है और उसकी भाषा है वो भी लिखनी पड़ेगी। तो साथ में डायग्राम भी बनाने हैं और साथ में इसके नोट्स भी बताने हैं और लिखना भी है, वर्णन भी करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।